हेलो एवरीवन। सो इन दिस सीरीज हम लोग क्या कर रहे हैं कि बीपीएससी के पीवाईक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। और इसी सीरीज में हम लोगों ने 70th बीपीएससी से शुरू किया था। और बैकवर्ड डायरेक्शन में चलते हुए अभी अब तक हम लोगों ने 67th का जो री एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसको कवर कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग 67th का जो ओरिजिनल एग्जाम हुआ था, जो 8 मई 2022 को कंडक्ट किया गया था। हालांकि ये पेपर लीक होने की वजह से इसको कैंसिल कर दिया गया था, बट ये पेपर है हमारे पास अवेलेबल है। इस पेपर के माध्यम से भी बहुत सारे हम लोग देखेंगे कि कितने सारे क्वेश्चन जो हैं इस पेपर से भी रिपीट हुए हैं एज इट इज। कुछ तो एज इट इज रिपीट हुए हैं 68 69 में, 70th में, कुछ इनडायरेक्टली रिपीट हुए हैं। तो उन सबको जो है कवर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। सो शुरू करते हैं इस वीडियो में 67th जो ओरिजिनल एग्जाम था उसका। और जैसे हम लोग जानते ही हैं कि हम लोग टॉपिक वाइज भी कवर कर रहे हैं, ईयर वाइज भी कवर कर रहे हैं। तो जैसे हिस्ट्री रहेगा, फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, ऐसे करके चलेगा आगे। तो इसी सीरीज में हम लोग शुरू करते हैं कि 67th बीपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस। फर्स्ट टॉपिक जो है वो हिस्ट्री ऑफ इंडिया से है, एज एज ऑलवेज जैसे हम लोग शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया से। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज इन गुजरात। सो इसमें बताना है गुजरात में कौन सा है। तो गुजरात में पहले तो देख लेते हैं लोथल। लोथल जो है वो गुजरात में है, ठीक है। और बाकी के जो साइट्स दी हुई हैं वो कहाँ पे हैं, हालांकि बाकी साइट्स भी हड़प्पन साइट्स ही हैं। तो जो दाबर कोट है वो कहाँ है, वो बलूचिस्तान में है, ठीक है, जो अभी फिलहाल पाकिस्तान में है। बाकी आगे का जानते नहीं है क्या हो। कालीबंगन जो है वो कहाँ है, राजस्थान में है, ठीक है। और राखी गढ़ी कहाँ है, ये हरियाणा में है। तो अभी तक बाय बाय एरिया राखी गढ़ी अभी तक का लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है। सो इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर। और लोथल क्या है, लोथल पर एक इम्पोर्टेंट ऑन साइट म्यूजियम, ऑन साइट हेरिटेज म्यूजियम बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना, लोथल पे बनाया जा रहा है, क्या बनाया जा रहा है, ऑन साइट हेरिटेज म्यूजियम, ठीक है, मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम, सॉरी, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। लोथल क्या था, पोर्ट सिटी था किसका, हड़प्पन हड़प्पन सिविलाइजेशन का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था पिछली वीडियो में, क्या देखा था कि सारे बुद्धिस्ट काउंसिल कवर किए थे, और कौन से बुद्धिस्ट काउंसिल किस ईयर में हुआ था, कौन राजा था, कौन उसका प्रेसिडेंट था, कौन से इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी गई थी। सो प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था। तो इस वीडियो में क्या देखते हैं कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन थे, महाकश्यप। और सेकंड के कौन थे, सेकंड के थे सबकमी। और थर्ड के कौन थे, मोगली पुत्ता तीसा, मोगली पुत्ता तीसा। और फोर्थ में थे वासुमित्र, ठीक है। फोर्थ के थे वासुमित्र, और फोर्थ में एक वाइस प्रेसिडेंट भी थे, कौन थे, अश्वघोष। और अश्वघोष ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने जो बुद्धिस्ट की संस्कृत में कोई बुक लिखी थी, उसका उसका क्या नाम था, बुद्ध चरित, ठीक है। ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के कौन थे, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट थे अशोक घोष। उन्होंने लिखी थी बुद्ध चरित। और बुद्ध चरित क्या है, वो गौतम बुद्ध के या बुद्धिज्म के ऊपर लिखी हुई पहली संस्कृत की किताब है बुद्ध चरित, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। फिर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हु रोड द बुक कीर्ति अर्जुनियम। कीर्ति अर्जुनियम, पहले तो ये देख लेते हैं कि ये बुक है क्या। तो कीर्ति अर्जुनियम, जैसा जब पांडवों का वनवास होता है तो उस दौरान जो अर्जुन होते हैं वो दिव्यास्त्रों की खोज के लिए भगवान शिव की आराधना कर रहे होते हैं। तो भगवान शिव जब प्रकट होते हैं तो एक वो ट्राइबल के रूप में प्रकट होते हैं और उनसे युद्ध लड़ते हैं। तो युद्ध लड़ने के बाद जब अर्जुन को ज्ञात होता है कि नहीं, मुझे धनुर्विद्या में जो है सिर्फ एक ही व्यक्ति हरा सकता है, वो है खुद महादेव। तब जाके उनको एहसास होता है कि ये कोई और नहीं, ट्राइबल नहीं है जिसके मैं युद्ध कर रहा हूँ, कोई आर्म ट्राइबल नहीं है, बल्कि ये भगवान शिव ही हैं जो बेस बदल के आए हैं। तो उस कहानी को जो है इसमें दर्शाया गया है कीर्ति अर्जुनियम में। तो किसने लिखी है, वो भारवी ने लिखी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अभी सीएपीएफ का एग्जाम हुआ है, ठीक है, 2025 अगस्त में, ठीक है। उस क्वेश्चन उस पेपर में एज इट इज, थर्ड थर्ड अगस्त को पेपर हुआ था, एज इट इज ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कीर्ति अर्जुनियम किसने लिखी है, तो भारवी ने लिखी है। बाकी शूद्रक जो है और कालिदास, ये जो है किसके दरबार में थे, ये गुप्ता एम्पायर के समय में थे। जिसमें कालिदास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने बहुत सारी किताब लिखी हैं, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम लिखी है, मालविका अग्निमित्रम लिखी है, ठीक है। और मेघ मेघ मेघवर्षम लिखी है। और कुछ और दो चार इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिसका नाम अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, लेट मी। एक है, हाँ, कुमार संभव है, मालिका अग्निमित्रम, रघुवंशम, फिर विक्रम ओर्शियम, फिर अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहार। ये सारी इंपॉर्टेंट बुक्स जो है किसने लिखी हैं, ये कालिदास ने लिखी हैं। मालिका अग्निमित्रम किसके बारे में है, जो पुष्यमित्र शुंग थे उन्हीं के पुत्र थे अग्निमित्र,
ठीक है, अग्निमित्र जो है उन्होंने कैसे यवनों को हराया और उनको कैसे रिपेल किया यवन के, उसके बारे में है। और एक लव स्टोरी है, मालविका नाम की एक दासी से उनको प्रेम हुआ था, तो मालविका अग्निमित्रम वो किताब है कालिदास की लिखी हुई। फिर अभिज्ञान शकुंतलम जानते ही हैं, शकुंतला और दुष्यंत की स्टोरी है, बहुत इंपॉर्टेंट, उसको याद रख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, हु वाज द फाउंडर ऑफ द चोला डायनेस्टी। तो चोला डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? ये विजयालय थे। विजयालय थे चोला डायनेस्टी के फाउंडर। और इसमें इंपॉर्टेंट एक नाम आता है परांतक वन का। परांतक वन, इन्होंने क्या लड़ी थी 949 में? बैटल ऑफ तक्कोलम लड़ी थी। किससे लड़ी थी? राष्ट्रकूट के किंग थे कृष्ण थर्ड। ठीक है, तो कृष्णा थर्ड राष्ट्रकूट के किंग थे, उन्होंने किसको हराया था? वो परांतक वन को हराया था, चोला, जो चोला किंग थे। फिर एक इंपॉर्टेंट नाम आता है इसमें उत्तम चोला का। उत्तम चोला, उन्होंने क्या किया था? एक गोल्ड कॉइन इशू किया था, उस कॉइन का नाम क्या था? काशू। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर। बाकी तो राजराज वन जानते हैं, राजराज वन और राजेंद्र वन के बारे में कौन नहीं जानता? राजराज वन ने जो है बृहदेश्वर टेम्पल बनवाया था। फिर जो श्रीलंका का नदन पार्ट है उसको कैप्चर किया था, स्ट्रांग नेवी बिल्ड करी थी। उसके बाद राजेंद्र वन ने जो है पूरा जो श्रीलंका कैप्चर किया, साउथ ईस्ट एशिया को जो है अपने कंट्रोल में रखा। फिर गंगा के मैदानी क्षेत्रों के राजाओं को हराया। उसके बाद गंगाई कोंडा चोला की उपाधि ली। फिर एक शहर बसाया गंगाई कोंडा चोलापुरम, और उसी नाम से मंदिर भी बनवाया। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये राजराज वन और राजेंद्र चोला वन। सो ये इन लोगों ने क्या किया था? और जो इनके द्वारा बनाए गए मंदिर हैं, जो बृहदेश्वर टेम्पल है, गंगाई कोंडा चोलापुरम मंदिर है, वो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है। सो इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर। फिर क्वेश्चन नंबर 5, द कुतुब मीनार वॉज कंप्लीटेड बाय। पहले कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। हालांकि इसके नाम में भी कुतुब आता है, तो लोग समझते हैं कि कुतुब मीनार जो है वो इसी के नाम पर रखा गया, लेकिन इसके नाम पे नहीं लिखा गया है। वो किसके नाम पे रखा गया है? एक सूफी संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, उनके नाम पे रखा गया है। कुतुबुद्दीन यही है, फिर उसके आगे बख्तियार, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो उनके नाम पे रखा गया कुतुब मीनार का नाम। इसको कंप्लीट किसने किया था? जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो तो 1206 से लेकर 1210 एडी तक राजा था, मतलब सुल्तान था। 1210 एडी में पोलो खेलते हुए, जिसको चौगन बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, वो खेलते हुए ये मर गया था। उसको कंप्लीट किया था फिर उसके बाद जो सुल्तान बना था इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट है, इसने दिल्ली राजधानी ट्रांसफर करी थी। ठीक है, और फर्स्ट वन टू टेक द टाइटल ऑफ सुल्तान। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है एक चलीसा चलीसा बनाया था इसने, फिर इक्तादारी सिस्टम लगाया था। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। इसी चलीसा का पार्ट था एक बंदा, उलुग खान, जिसको हम बलबन के नाम से जानते हैं, जो आगे चल के सुल्तान बनता है 1266 एडी में। और सुल्तान बनते ही क्या करता है? चलीसा को अबॉलिश कर देता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द फाउंडर ऑफ द विजयनगर एम्पायर। सो विजयनगर एम्पायर क्या था? वो हिंदू रिवाइवलिस्ट मूवमेंट की तरह एक बना था। किसने फाइंड किया था? हरिहर बुक्का ने। हरिहर बुक्का किस डायनेस्टी के थे? संगम डायनेस्टी के थे दोनों। ठीक है, दोनों भाई थे, संगम डायनेस्टी थे। और विजयनगर एम्पायर में टोटल 4 डायनेस्टीज ने रूल किया। एक संगम डायनेस्टी, फिर उसके बाद आती है सुलुवा डायनेस्टी। उसके बाद आती है तुलुवा डायनेस्टी। तुलुवा डायनेस्टी के बड़े फेमस रूलर हैं कृष्णदेव राय। ठीक है, उसके बाद आती है अराबिडू। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर एक 1565 में एक हुआ था बैटल, बैटल ऑफ 1565 में बैटल ऑफ तालिकोटा। किसके किसके बीच में? विजयनगर अंपायर और बाहमनी किंग्स के बीच में हुआ था, जिसमें विजयनगर अंपायर की हार हुई थी। उसी के साथ जो है विजयनगर अंपायर बहुत वीक हो गया था। बाद में अराबिडू डायनेस्टी आई, लेकिन वो ज्यादा एरिया में रूल नहीं कर पाई। और इसके जो विजयनगर अंपायर के जो रूइंस थे, उसके ऊपर एक और डायनेस्टी का उदय होता है, उसका नाम होता है वाडियार डायनेस्टी। ठीक है, वाडिया डायनेस्टी, इसी के राजा थे कृष्ण चिक्काराज थर्ड, जिनके रूल में एक इंपॉर्टेंट आर्चर को इन्होंने हायर किया था। क्या नाम था? हैदर अली, जो बाद में तख्ता पलट करके खुद राजा बन जाता है। और हैदर अली वही है जिसने मैसूर की नींव रखी थी। उसके बाद टीपू सुल्तान। बाकी फिर एंग्लो मैसूर वॉर अनंत है कहानी। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, एनी अकबरी। अच्छा, एक बुक लिखी थी अबुल फजल ने, क्या था? अकबरनामा। ठीक है, वो 3 वॉल्यूम में थी। ठीक है, 3 वॉल्यूम्स में, जिसमें से जो थर्ड वॉल्यूम था वो थी एनी अकबरी। इट वॉज अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अकबर। अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ये था कि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चीजें हैं। और ये किसने लिखी थी? ऑब्वियसली अबुल फजल ने, वन ऑफ द नवरत्न ऑफ द
अकबर्स कोर्ट, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 8, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्परर डिड सर थॉमस रो केम टू इंडिया। अच्छा, 1608 में पहले तो आता है विलियम हॉकिंस, ठीक है, जिसको खान का टाइटल देता है ये जहांगीर, और इसको खूब खातिरदारी करता है, और विलियम हॉकिंस जो है भूल जाता है कि किस काम के लिए आया था। फिर उसके बाद जो है थॉमस रो विजिट करता है जहांगीर के दरबार में, और वो जो है परमिशन लेता है, किसकी, ट्रेड की परमिशन लेता है। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, थॉमस रो आया था जहांगीर के दरबार में। फिर क्वेश्चन नंबर 9, रैयतवाड़ी सिस्टम जो है वो कहाँ इंप्लीमेंट हुआ था। अच्छा, तीन जो सिस्टम थे उसमें परमानेंट सेटलमेंट जो कहाँ, बंगाल वाले रीजन में, महालवाड़ी सेटलमेंट नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में जो पंजाब हरियाणा का रीजन है, और रैयतवाड़ी जो है वो दक्षिण में, यानी साउथ 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 में। तो साउथ में कौन सा रूल था, कौन सा ये वो था कॉन्स्टिट्युएंसी, वो थी मद्रास प्रेसिडेंसी, ठीक है। तो मद्रास में हुआ था रैयतवाड़ी। और रैयतवाड़ी को इंट्रोड्यूस किसने किया था, दो इंपॉर्टेंट नाम है, रीड एंड मुनरो। कब, 1820 में। परमानेंट सेटलमेंट कब हुआ था, 1793। और महालवारी कब हुआ था, 1831। महालवारी किसने किया था, हॉल्ट मैकेंजी। और 1793 में परमानेंट सेटलमेंट, जिसे जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं, उसको किसने किया था, उसको किया था लॉर्ड कार्नवालिस ने, लेकिन डिजाइन किसने किया था, जॉन शोर ने। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। फिर क्वेश्चन नंबर 10, हु टुक द लीड ऑफ द संथाल रिबिलियन इन 1855 एडी। तो संथाल रिबिलियन 1855 में हुआ था, उसको एक हूल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जैसे मुंडा को उलगुलान के नाम से जानते हैं ना, मुंडा रिबिलियन को। और ये यूपीएससी में पूछा हुआ है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, मुंडा रिबिलियन को उलगुलान बोलते हैं। कब हुआ था, 1899 में हुआ था, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट डेट है उलगुलान। लेकिन संथाल पे वापस लौटते हैं, संथाल को किसने लीड किया था, सिद्धू कानू। सिद्धू कानू, इनके अलावा और कौन थे, इनके अलावा थे, यहाँ लिख देता हूँ, चांद भैरव, चांद भैरव और फूलो जानो, ठीक है। तो ये फूलो जानो जो है इनकी बहनें थी। तो ये छह लोग, छह इंपॉर्टेंट नाम है, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानो। फिर बाकी बुद्धो भगत और तेजा भगत, ये किससे रिलेटेड है, ये कोल म्यूटनी से रिलेटेड है 1831 में, ठीक है। और मुल्लू मानेक और जोधा मानेक ये किससे रिलेटेड है, ये वाघेर एक रिबेलियन हुआ था, वाघेर रिबेलियन, ठीक है, उससे रिलेटेड है। फिर मदारी पासी और सहदेव, ये तो जानते ही हैं, एका मूवमेंट हुआ था, ये किसानों का मूवमेंट था, कब हुआ था, 1921 में, 1921 में, ठीक है। तो सारे नाम इंपॉर्टेंट है, सारे नाम याद रखने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11, द अपराइजिंग ऑफ 1857 वर डिस्क्राइब्ड एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वो किसने किया था, वो वीडी सावरकर ने किया था। सो इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। फिर हु एस्टैब्लिश्ड इंडियन एसोसिएशन इन 1876 एडी, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन किसने एस्टैब्लिश किया था, वो किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कांग्रेस से पहले ऐसी पहली ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने कुछ डिमांड्स रखी थी, जैसे एक रिड्यूसिंग एज ऑफ सिविल सर्विसेज, रिड्यूसिंग मैक्सिमम एज ऑफ सिविल सर्विसेज, ठीक है, ये रखा था। फिर इंडियनाइजेशन, मतलब इंडियंस की मात्रा जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में बढ़ाने के लिए, तो ऐसी कुछ मांगे थी जिसको कांग्रेस ने एज इट इज जो है कांग्रेस बनने के बाद 1885 में उसको अपना लिया, ठीक। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंपॉर्टेंट नाम है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, कि इन आनंद मठ ऑफ बंकिम चंद्र चटर्जी विच रिवोल्ट इज मेंशन्ड, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो आनंद मठ लिखी थी, कब लिखी थी, 1882 में लिखी थी, ठीक है, किसके ऊपर, सन्यासी रिबिलियन के ऊपर। सन्यासी रिबिलियन कब हुआ था, ये 1770 से लेकर 1800 के बीच में हुआ था। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नाम आते हैं, जैसे टीपू शाह, टीपू शाह, करम शाह। फिर एक देवी चौधरानी नाम आता है, ठीक है, देवी चौधरानी। और देवी चौधरानी नाम से एक नोवेल भी लिखी है, किसने, सेम बंकिम चंद्र चटर्जी ने। वो भी किससे रिलेटेड है, सन्यासी रिवोल्ट से रिलेटेड है। और इसी आनंद मठ में जो है फेमस सॉन्ग वंदे मातरम, जो इंडिया का नेशनल सॉन्ग भी है, ठीक है, वो भी किसमें है, आनंद मठ में। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। और नील विद्रोह पर एक किताब है, वो क्या है, वो नील दर्पण, वो किसने लिखी है, दीन बंधु मित्र ने, दीन बंधु मित्र। वो कब लिखी है, नील रिवोल्ट हुआ कब था, वो 1858 59 में हुआ था। और ये बुक भी उसी साल लिखी गई थी, जैसे लाइव कमेंट्री कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि बंकिम चंद्र चटर्जी ने किताब कब लिखी है, 100 साल से ज्यादा के बाद। फिर क्वेश्चन नंबर 14, हु एस्टैब्लिश द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने एस्टैब्लिश की थी 1905 में, वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, 1905। और 1905 के सेशन को प्रिसाइड भी किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है, प्रेसिडेंट भी थे 1905 के आईएनसी सेशन के। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक।
फिर बिपिन चंद्र पाल कभी बने ही नहीं। अच्छा, जो लाल बाल पाल में तीन लोग थे, लाल बाल पाल, जिसको एक्सट्रीमिस्ट ट्रायो बोलते थे, लाल बाल पाल, ठीक है, उसमें सिर्फ लाला लाजपत राय ही थे अकेले जिन्होंने कांग्रेस का प्रेसिडेंटशिप को एज्यूम किया था। मतलब कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे, कब बने थे, 1920 में बने थे लाला जी। ठीक है, तो अकेले ऐसे व्यक्ति हैं एक्सट्रीमिस्ट ट्रायो में से जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे 1920 में। फिर गदर पार्टी। गदर पार्टी कहाँ स्टैब्लिश हुई थी, ये जानने से पहले देखते हैं कि 1913 में स्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, किसने की थी, लाला हरदयाल ने। ठीक है, कहाँ की थी, सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को कहाँ है, ऑब्वियसली यूएस में। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर चंपारण। हु इज नॉट रिलेटेड टू द चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1917 एडी। देखो, चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी आए थे, और गांधी जी को इनवाइट किसने किया था, वो किया था राजकुमार शुक्ल ने किया था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है राजकुमार शुक्ल, तो ये तो एसोसिएटेड होंगे ही। ठीक है, फिर वहां पे जेबी कृपलानी जो है वो उन्होंने साथ दिया था, राजेंद्र प्रसाद ने भी साथ दिया था वहां पे। लेकिन राम मनोहर लोहिया जो है वो बहुत बाद में, मतलब इस फील्ड में आते हैं, वो बहुत बाद में लाइमलाइट में आते हैं, तो राम मनोहर लोहिया इससे रिलेटेड नहीं है। राम मनोहर लोहिया का नाम आता है 1934 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी किन्होंने किन्होंने बनाई थी, एक लोहिया, राम मनोहर लोहिया ने बनाई थी। फिर जेपी नारायण, ठीक है, और एक और नाम थे आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, ये तीन नाम आते हैं किसमें, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में 1934 में। फिर अगेन ये चंपारण पे है, कब हुआ था, 1917 में, किसने इनवाइट किसने किया था, ये राजकुमार शुक्ल ने इनवाइट किया था। फिर हु हैज रिटन द बुक अनहैप्पी इंडिया। सो अनहैप्पी इंडिया किसने लिखी है, अगेन लाला जी ने लिखी है। और कुछ और इंपॉर्टेंट है, जैसे श्री कृष्ण, ठीक है, एक इटालियन रिवोल्यूशनरी मजीनी, और फिर छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, इनके ऊपर जो है बायोग्राफी भी लिखी है लाला जी ने, और लाला लाजपत राय ने ये बायोग्राफी लिखी है। और उसके अलावा जो ये बुक है, ये बुक्स के नाम है, ये यूपीएससी में पीवाईक्यू में भी पूछ चुका है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, इसको जरूर याद रखना है। ठीक है, ये पूछ सकता है, कृष्ण मजीनी और छत्रपति शिवाजी महाराज की बायोग्राफी किसने लिखी है, लाला लाजपत राय ने। ठीक है, मजीनी कौन था, इटालियन क्रांतिकारी था एक, जिसने इटालियन यूनिफिकेशन में योगदान दिया था अपना। ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 19, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1929 एडी। ठीक है, सबसे पहले तो 1928 में सीनियर नेहरू यानी मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, 1929 तक सीनियर नेहरू जो है वो सीनियर सिटीजन बन गए, और जवाहरलाल नेहरू जो जूनियर नेहरू थे वो सीनियर नेहरू बन गए। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रिसाइड किया, और इससे इंपॉर्टेंट क्या है, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास हुआ इसमें। ठीक है, और कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग रखी गई, और कंप्लीट इंडिपेंडेंस का डेट कब चुना गया, 26 जनवरी 1930। सो इसका सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है, इसलिए जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो हालांकि वो 26 नवंबर को कंप्लीट हो गया था, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है 26 नवंबर 1949 को। लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 2 महीने का वेट किया गया इस सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस के लिए डेट की। इसे 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट किया गया, और उस दिन हमारा रिपब्लिक डे होता है। देन क्वेश्चन नंबर 20, हु पार्टिसिपेटेड इन द ऑल थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने नहीं किया था, मदन मोहन मालवीय ने भी नहीं किया था, बी आर अम्बेडकर ने किया था, गांधी जी ने किया था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 1931 में, अलॉन्ग विद सरोजनी नायडू। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, जैसे बी आर अम्बेडकर ने तो किया था, उसके अलावा एक एनी बसंत थी। ठीक है, इन्होंने भी ऑल थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किया था। फिर कुछ और नाम आते, तेज बहादुर सप्रू वगैरह, ये सब भी जो हिंदू महासभा से रिलेटेड थे, तो उन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था ऑल थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में। कांग्रेस ने सिर्फ सेकंड राउंड टेबल में कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, फर्स्ट और थर्ड को बॉयकॉट किया था। और कांग्रेस की तरफ से कौन गया था रिप्रेजेंट करने के लिए, गांधी जी गए थे और सरोजिनी नायडू जी गई थी। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। फिर हु इज रिलेटेड टू द चिटागांव आर्मरी रेड। चिटागांव आर्मरी रेड पहले तो 1932 के बीच में जो है बंगाल में क्रांति की जो गतिविधियां किसने करी थी, सूर्य सेन, और उनके साथ कौन थी, कल्पना दत्त। ठीक है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जिसके लिए 1932 में सूर्य सेन को फांसी भी हो गई थी। इनको मास्टर दादा बोलते थे। ये चिटगांव आर्मरी रेड से रिलेटेड ये हैं। फिर बटुकेश्वर दत्त किससे रिलेटेड है, ये भगत सिंह के साथ सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंका था। कब फेंका था, 8 अप्रैल 1929 को। ठीक है,
8 अप्रैल की डेट क्यों चुनी गई थी? क्योंकि 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी, तो इसलिए एक सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस के लिए चुनी गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 22, द फॉरवर्ड ब्लॉक वाज फाउंडेड बाय, फॉरवर्ड ब्लॉक किसने फाउंड किया था? सुभाष चंद्र बोस ने फाउंड किया था। कब किया था? 1939 में। इससे इंपॉर्टेंट रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेटा वो देखते हैं। 1938 में हरिपुरा सेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसमें प्रेसिडेंट कौन बने थे? सुभाष चंद्र बोस। ठीक। फिर 1939 में होता है त्रिपुरी में, उसमें सुभाष चंद्र बोस और इनके अगेंस्ट में कौन खड़ा था? पट्टाभी सीतारमैया। अ, पट्टाभी सीतारमैया वो किसके कैंडिडेट थे? वो गांधी जी के सपोर्ट पे थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं 1939 में भी, लेकिन गांधी जी के दबाव में आके इस्तीफा दे देते हैं। और इस्तीफा देने के बाद जो है फिर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं सुभाष चंद्र बोस 1939 में। फिर इन विच कंट्री वाज द ऑनरिफिक टाइटल नेताजी अप्लाइड टू द नेम ऑफ सुभाष चंद्र बोस? ये किसने दिया था? ये हिटलर ने दिया था। कहाँ पे? जर्मनी में। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट डेटा मैंने लिखा हुआ है, वो डेटा मैं पढ़ देता हूँ इसमें। एक नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आएगा, एक सेकेंड। कि द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। दो इंपॉर्टेंट चीजें, फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट और फर्स्ट इंडियन विमेन प्रेसिडेंट। अगर फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट पूछता है तो एनी बेसेंट। कब? 1917 में, कलकत्ता में। ठीक। कलकत्ता है ये। फिर उसके बाद अगर फर्स्ट इंडियन इंडियन वुमेन पूछता है ये, और सेकंड वुमेन, तो उसके बाद आते हैं सरोजिनी नायडू। कब? 1925 में। कहाँ पे? कानपुर में। और आजादी से पहले सिर्फ 3 वुमेन ने जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिसाइड किया था। और 1939 में, एक सेकंड में इसको मिटा देता हूँ, सॉरी नॉट 39, ये किया था न- नलिनी सेन गुप्ता। नेली, नेली नाम लिखती थी ये, नेली सेन गुप्ता। ठीक है, 1933 में प्रिसाइड किया था। और ये सेशन कहाँ हुआ था? ये कलकत्ता में हुआ था। ठीक है। हालांकि शी वॉज बंगाली बट शी वॉज बॉर्न इन यूरोप, सो दैट्स व्हाई शी प्रिसाइडेड ओवर कलकत्ता सेशन इन 1933। हालांकि कांग्रेस का एक रूल था कि जिस प्रेसिडेंसी में ये कांग्रेस का सेशन ऑर्गेनाइज हो रहा है, उस प्रेसिडेंसी का कोई भी व्यक्ति उसको प्रिसाइड नहीं करेगा। ठीक है। जैसे अगर बंगाल में हो रहा है तो कोई बंगाल का व्यक्ति व्यक्ति नहीं करेगा, महाराष्ट्र में हो रहा है, बॉम्बे में हो रहा है तो कोई बॉम्बे का व्यक्ति नहीं करेगा। लेकिन ये यूरोप में पैदा हुई थी, इसलिए ये एथनिकल जो यूरोप की डोमिसाइल मानी जाएंगी, इसलिए इन्होंने कलकत्ता के सेशन को प्रिसाइड किया था 1933 में। ठीक है। फिर हु स्टार्टेड द जनरल बहिष्कृत भारत? बहिष्कृत भारत जनरल जो है वो तो बाबा साहब अम्बेडकर ने स्टार्ट किया था। ठीक है। लेकिन ये जो नाम दिया हुआ है करसनदास मूलजी, इनके ऊपर एक मूवी आई है। एक मूवी, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ। मूवी का नाम है महाराज। ये इन्हीं के ऊपर बायोपिक है। ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इन्होंने एक मैगजीन चलाई थी, सत्य प्रकाश, गुजराती में, एक जनरल चलाया था। ठीक है। सत्य प्रकाश से याद आया, एक सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश वो किसने लिखी थी? वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखी थी, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखना है। और इनको जो है क्या नाम है, करसोनदास मूल जी को इंडियन लूथर भी बोलते थे। ठीक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी ज्योतिबा फुले की एक बुक थी गुलामगिरी, उसको याद कर सकते हैं। ठीक है। फिर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड फर्स्ट? क्विट इंडिया रेजोल्यूशन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। अराइवल ऑफ क्रिप्स मिशन, ये भी 1942 में हुआ था। लेकिन क्विट इंडिया जो मूवमेंट है वो उसका वन ऑफ द रीजन क्या था? फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन। सो फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन अगर रीजन है तो क्रिप्स मिशन ऑब्वियसली पहले आया होगा। तो ये तो उसका फेलियर की वजह से क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास हुआ। तो अगर दोनों 1942 में है तो पहले कौन सा हुआ है? वो हुआ है अराइवल ऑफ क्रिप्स मिशन। फिर लॉर्ड वेवल एज द गवर्नर जनरल वो कब आया? 1944 में आए। फिर कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में आया। और कैबिनेट मिशन में आए कौन था? 3 लोग आए थे, पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ चुका है, 2 बार तो 2 या 3 बार तो मैंने देख लिया। 70 69 से ये 67 तक आते आते ही। सो वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। सो इनमें सबसे पहले कौन सा हुआ है? ये हुआ है अराइवल ऑफ द क्रिप्स मिशन। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अब चलते हैं इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी पे।
ठीक है। एक सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज द लीस्ट डेंसिटी। अच्छा, ये जब हम लोग छोटे थे तो शायद फोर्थ या फिफ्थ क्लास में जो ज्योग्राफी की बुक थी, फोर्थ एसएसटी की बुक थी, उसमें ज्योग्राफी अलग नहीं हुई थी। तो उसमें क्या हुआ था कि ये दिया हुआ था कि अगर एक बड़ा सा टब बनाते हैं अगर हम लोग, ठीक है, और उसमें सारे प्लैनेट्स को पानी भर के, ठीक है, पानी भर के सारे प्लैनेट्स को अगर उसमें डाल देते हैं तो सिर्फ सैटर्न होगा, ठीक है, जो तैरेगा। ठीक है, ओनली सैटर्न विल फ्लोट। तो वहां से मेरे को ध्यान है, आज तक मेरे को ध्यान है कि सैटर्न जो है सबसे लीस्ट डेंसिटी वाला है, अर्थ जो है वो सबसे हाईएस्ट डेंसिटी वाला है। ठीक है, तो दोनों को याद रखना है। फिर 28 द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, वो किसने दिया था? वो एल्फ्रेड वेजनर ने दिया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, हैरी हेस ने दिया था सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। और एक और इससे रिलेटेड है, आर्थर होल्म्स। उन्होंने क्या दिया था? उन्होंने दिया कन्वेक्शन करंट थ्योरी दिया था। ठीक है। तो तीनों थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, किससे? बाद में जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी डेवलप होती है वो इन्हीं तीनों को बेस बना के डेवलप होती है। मतलब कॉन्टिनेंट जो है वो मूव करते हैं, एक जगह स्टेबल नहीं है, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बाद में स्टैब्लिश हुई। वो इंपॉर्टेंट है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जिसकी शुरुआत किसने की थी? अल्फ्रेड विजनर ने 1912 में। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव अ लैंड बॉर्डर विद द डेड सी। ठीक है, इसके लिए तो मैप, एक बार मैप दिखा देता हूँ मैं। हाँ, ये है मैप, इसमें देख सकते हैं डेड सी है, जॉर्डन है, इसराइल है, वेस्ट बैंक है, सीरिया है, और लेबनान जो है ऊपर है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो अ, उससे बॉर्डर नहीं बनाता डेड सी से? सो लेट्स सी अगेन। सो अगर मैप में देखा हमने कि जॉर्डन भी बनाता है, पैलेस्टीन या वेस्ट बैंक बनाता है, इसराइल भी बनाता है, लेबनान नहीं बनाता है। ठीक है, और जॉर्डन बनाता है। तो लेबनान जो है डेड सी से बॉर्डर नहीं बनाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। फिर क्वेश्चन नंबर 30, एन इफेक्टिव कोरियोलिस फोर्स रिजल्ट फ्रॉम। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है? अर्थ के रोटेशन से जो फोर्स डेवलप होती है उसको कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। तो इसको याद कर सकते हैं। फिर सुंडा ट्रेंच जो है वो कहाँ पे लाई करता है? वो सुमात्रा से पैरेलल में लाई करता है। ठीक है, सुंडा ट्रेंच, इसको भी अगर चाहे तो मैप पे दिखा सकता हूँ, एक सेकंड। तो ये मैप है, इसमें सुंडा ट्रेंच दिख रहा है, और ये इंडोनेशिया जहाँ पे लिखा हुआ है, ये इंडोनेशिया जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये है इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। तो इसको याद कर सकते हैं, सुंडा सुंडा ट्रेंच कहाँ पे है? सुमात्रा आइलैंड से के पैरेलल में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 किससे रिलेटेड है? ये लैंडफॉर्म से रिलेटेड है। ठीक है, एस्कर्स और ड्रमलिन पूछ रहा है, तो दोनों पहले तो ग्लेशियल लैंडफॉर्म है, इसको ये याद रखना है, ग्लेशियल लैंडफॉर्म। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों क्या है? दोनों ग्लेशियल लैंडफॉर्म है। ठीक है, दोनों को याद रखना है। फिर उसके बाद क्या है? एस्कर्स आर रिजेस ऑफ क्रूडली बेडेड ग्रेवल्स एंड सैंड्स। बिल्कुल ये होता है। एस्कर जो है क्या होते हैं? ग्रेवल्स और सैंड से के जो मिक्सचर होते हैं वो होते हैं। ड्रमलिन जो है वो क्या है? बोल्डर और क्ले होता है, बिल्कुल। फिर बास्केट ऑफ एग्स टोपोग्राफी, ये जो होता है ड्रमलिन होता है। ठीक है, लगता है बास्केट ऑफ एग के जैसे। ठीक है, एस्कर नहीं है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। फिर एस्कर्स आर बिल्ट बाय ग्लेशियल स्ट्रीम्स एंड ड्रमलिन्स रिजल्ट फ्रॉम ग्लेशियल एक्शन, बिल्कुल ठीक है। सो ये भी ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में ज्योग्राफी का, फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो इसको याद करना है। 1, 2 एंड 4 इसका आंसर है बी, 1, 2 एंड 4। फिर क्वेश्चन नंबर 33, कंपेयर द हिमालयन रिवर विद द पेनिनसुलर रिवर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कंपैरिजन। मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर आर पेरेनियल। पेरेनियल का मतलब क्या है? कि जो 12 महीने जो है बिना बारिश के भी चलती हैं, वो पेरेनियल कहते हैं। तो हिमालयन रिवर है, क्यों? क्योंकि भाई उनको ग्लेशियर जो है पानी पहुंचाता है। लेकिन पेनिनसुलर रिवर में ये प्रॉब्लम है कि वहां पे ग्लेशियर पानी नहीं पहुंचा पाता, इसलिए वो बारिश पर निर्भर करते हैं, तो ज्यादातर रेन फेड होते हैं। ठीक है, कावेरी रिवर अकेला रिवर है जो पेरेनियल है, क्यों? क्योंकि उसको नॉर्थ ईस्ट मानसून जो रिट्रीट करता है मानसून, और जब साउथ वेस्ट मानसून आता है, दोनों से पानी मिलता है कावेरी रिवर को, इसलिए वो साउथ इंडिया की अकेली ऐसी रिवर है जो पेरेनियल है। ठीक है, बाकी सब रेन फेड है। ठीक है, तो फर्स्ट करेक्ट है। द ग्रेडियंट ऑफ हिमालयन रिवर इज स्टीपर देन पेनिनसुलर रिवर। ठीक है, ग्रेडियंट जो है वो हिमालयन का स्टीपर है, बिल्कुल स्टीपर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ग्रेडियंट वो हिमालयन रिवर से ज्यादा ऊंचाई से उतरती हैं। और पेनिनसुलर रिवर कॉजेज मोर इरोजन ऑन इट्स कंपैरिजन टू हिमालयन रिवर, नहीं, ऐसा नहीं है। हिमालयन रिवर जो है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करती हैं, इसलिए ज्यादा जो है अपनी मिट्टी और इरोड करके ले जाती हैं, पत्थरों को काट के ले जाती हैं, इसलिए हिमालयन रिवर ज्यादा जो है बड़ा वो डेल्टा फॉर्म करती हैं। और पेनिनसुलर रिवर बहुत कम एरिया में बहती हैं। दूसरी बात जो है वो ऐसी मिट्टी में बहती हैं जहाँ पे जो मिट्टी है वो इतनी ढीली नहीं है कि जो कट पाए बहते के साथ, इसलिए वो कम इरोजन करती हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो आंसर विल बी 1 एंड 2।
सो क्वेश्चन नंबर 34, गंगा प्लेन, गंगा प्लेन को किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है? गंगा प्लेन को जियो सिंक्लाइन की तरह डिस्क्राइब किया गया है। क्यों जियो सिंक्लाइन की तरह डिस्क्राइब किया गया है? अ, जैसे इंडियन प्लेट जो है जब यूरेशियन प्लेट से जाके टकराता है, तो कुछ कुछ ऐसा टोपोग्राफी फॉर्म होती है, तो उसी में बहती है गंगा नदी जियो सिंक्लाइन में। सो इसलिए जियो सिंक्लाइन बोलते हैं इसको। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रेश फ्रेश वाटर लेक? पहले देखो, चिल्का लेक, चिल्का लेक एक लगून लेक है, कहाँ है? उड़ीसा में, उड़ीसा में है। ठीक है। सांबर जो है वो एक सॉल्ट वाटर लेक है, कहाँ है? राजस्थान में है। लोकटक एक फ्रेश वाटर लेक है, मणिपुर में। ठीक है। वुलर एक फ्रेश वाटर लेक है, कहाँ है ये कश्मीर में है। ठीक है, तो दो फ्रेश वाटर लेक हैं, वुलर और लोकटक। सो मोर देन वन ऑफ द इसका आंसर होगा। और लोकटक लेक और साथ में एक केवलादेव नेशनल पार्क है, वो किसमें है? मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड का पार्ट है। हालांकि चिल्का भी पहले मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड का पार्ट था, लेकिन अब मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड का पार्ट नहीं है। सो मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड क्या होता है? मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड में, मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड में हालांकि एक्स लगता है, लेकिन एक्स साइलेंट होता है। सो मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड में वो रामसर साइट्स होते हैं जो बहुत डेंजर में हैं, जिनको इमीडिएट अटेंशन चाहिए उनको बचाने के लिए। सो दो हैं अभी, लोकटक लेक और केवलादेव नेशनल पार्क। 36 क्या है? पट्टी सीमा प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद द इंटीग्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? सो पट्टी सीमा जो है कृष्णा और गोदावरी से रिलेटेड है। कृष्णा गोदावरी के बीच में एक इंपॉर्टेंट लेक भी आता है, कोलेरू लेक। ठीक है, ये भी याद रखना है, इस पे यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछ चुका है। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अटल टनल? कोई कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है लेंथ कितना है, 9 किलोमीटर है, लेकिन याद रखना नहीं है। याद क्या रखना है कि मनाली एंड लाहौल स्पीति, ठीक है, उनको कनेक्ट करता है ये। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक। अटल टनल कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग पास के पास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे यूपीएससी ने 2023 में, हाँ 2023 में क्वेश्चन पूछा था। तो ये इल्मेनाइट है, किससे रिलेटेड है? वो टाइटेनियम का जो है वो ये मिनरल है, किसका? टाइटेनियम का मिनरल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, यूपीएससी भी पूछ चुका है एज इट इज। फिर इंडियन पॉलिटी पे आते हैं। इंडियन पॉलिटी में क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट पोर्टफोलियो राजेंद्र प्रसाद हेल्ड इन द इंतरिम गवर्नमेंट? इंतरिम गवर्नमेंट में राजेंद्र प्रसाद को क्या पोर्टफोलियो दिया गया था? फूड एंड एग्रीकल्चर का दिया गया था। फिनांस मिनिस्टर कौन थे? लियाकत अली, जैसे जानते हैं किसके थे? मुस्लिम लीग के थे। देन होम मिनिस्ट्री किसको दी गई थी? ये सरदार पटेल को दी गई थी। देन डिफेंस, बलदेव सिंह, बलदेव सिंह को। ठीक है, और फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री किसको दी गई थी? राजेंद्र प्रसाद को दी गई थी। फिर क्वेश्चन 40 उसकी उसी पूछ लिया, फाइनेंस मिनिस्टर कौन था इंतरिम गवर्नमेंट में? लियाकत अली खान थे। किस पार्टी के लियाकत अली खान? वो थे मुस्लिम लीग के। देन क्वेश्चन 41, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमेटी रिलेटिंग टू डेलीगेशन ऑफ पावर टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशन टू द एग्जीक्यूटिव? उसको क्या बोलते हैं? कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी लॉ जो है वो जब पार्लियामेंट पास करती है, तो उस लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाने की जरूरत पड़ती है। वो रूल्स और रेगुलेशन कौन बनाता है? वो एग्जीक्यूटिव बनाता है। जो एग्जीक्यूटिव बनाता है, और उस एग्जीक्यूटिव को जो ये काम देने का काम किसका होता है? कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है इसको। फिर आर्टिकल 300 किससे रिलेटेड है भाई? सूट्स एंड प्रोसीडिंग से रिलेटेड है ये। ठीक है, आर्टिकल 300। और अटॉर्नी जनरल वो 76 में आर्टिकल में, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स वो आर्टिकल 301 में है, वेरी इंपॉर्टेंट। और आर्टिकल 300A, राइट टू प्रॉपर्टी, जो पहले फंडामेंटल राइट्स थी, लेकिन फंडामेंटल राइट था, लेकिन उसको 44th अमेंडमेंट से हटाकर क्या कर दिया गया? लीगल राइट बना दिया गया है। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, आर्टिकल 300A। फिर जुडिशियल प्रोसेस की बात कर रहा है। जुडिशियल प्रोसेस इन इंडिया क्या है? किस पे बेस्ड होता है भाई? कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड होगा, बिल्कुल होगा। ड्यू प्रोसेस ऑफ रूटीन लॉ, बिल्कुल उस पे होगा। ड्यू प्रोसेस जो है वो आर्टिकल 21 के अंदर जो है क्या है? प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये कहाँ से लिया था हमने? जापान से लिया था। लेकिन 1978 में मेनका गांधी केस में उसको इनफॉर्मली सुप्रीम कोर्ट ने अमेंड करके प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कर दिया। ठीक है, तो उसको भी जुडिशियल प्रोसेस जो है उसको भी मद्देनजर रखता है, कन्वेंशंस को भी मद्देनजर रखता है। ठीक है, उसका प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ को तो रखता ही है, ऑब्वियसली आर्टिकल 21 में मेंशन है। ठीक है, तो सारे ही रखता है, तो मोर देन वन ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। फिर द टर्म लोकायुक्त, द फर्स्ट लोकायुक्त वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द स्टेट? पहला लोकायुक्त महाराष्ट्र ने किया था, और पहला एक्ट पास करने वाला कौन था? उड़ीसा था। ठीक है, फर्स्ट टू पास द एक्ट, लोकायुक्त एक्ट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेंट्रल लेवल पे होता है लोकपाल, और स्टेट लेवल पे होता है लोकायुक्त। फिर ये क्वेश्चन में सोनिया क्यों पूछा था कि एएस आनंद ने लेट 1990s में कौन सा पोस्ट हेल्ड किया था? तो वो चीफ जस्टिस थे भाई भारत के, बट आई डोंट नो क्यों पूछा था ये।
फिर क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 11th शेड्यूल, अच्छा पहले देखते हैं कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल थे, ठीक है। फिर 9th शेड्यूल फर्स्ट अमेंडमेंट से डाला गया, ठीक है। 10th शेड्यूल जो है वो 52nd अमेंडमेंट से डाला गया, किससे रिलेटेड है, एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। 11th शेड्यूल जो है वो पंचायत से रिलेटेड है, किस में डाला गया, 73rd अमेंडमेंट में, ठीक है। 12th शेड्यूल किससे रिलेटेड है, म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, वो 74th अमेंडमेंट से, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। और इसके अंदर क्या नहीं है, रूरल स्पोर्ट्स नहीं आता है, ठीक। और 11th शेड्यूल में कितने टोटल, 29 मैटर्स हैं टोटल, जिसपे कानून या जो भी है ये एक्ट करने का अधिकार है पंचायत को। और 12th शेड्यूल म्युनिसिपैलिटी में कितने हैं, 18 मैटर्स हैं, ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। फिर क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है, हाउ मेनी नंबर डिमांड फॉर ग्रांट आर पुट बिफोर द पार्लियामेंट एज अ पार्ट ऑफ द एनुअल बजट इन परसुएंस टू आर्टिकल 113 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो आर्टिकल 112 के तहत बजट यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट किया जाता है, उसमें कितनी बार जो है डिमांड फॉर ग्रांट को रखा जा सकता है। तो ऐसा कोई फिक्स्ड लिमिट नहीं रखा गया है, तो एनी नंबर ऑफ टाइम, इसका कोई फिक्स नहीं है, तो इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। फिर नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज, ये अभी देखा था हमने किसी ना किसी प्रीवियस ईयर में जो कर रहे हैं उसमें देखा था कि नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज ये क्या है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, 1953 में लॉन्च किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, दोबारा पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 49, द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर नॉट चूजन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द पर्सन, ठीक है। तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर चुनते हैं, पहले तो 1/3 जो है वो लोकल बॉडी यानी पंचायत के लोग चुनते हैं, लोकल बॉडीज, ठीक है। बाकी 1/3 जो है वो कौन चुनता है, वो लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग चुनते हैं, एमएलएज वगैरह। फिर बाकी जो बचा 1/3 उसको फर्दर डिवाइड किया जाता है, उसमें से 1/6 जो है वो गवर्नर जो है नॉमिनेट करते हैं, फिर ठीक। फिर बचे हुए 1/6 से 1/12 जो है वो कौन चुनता है, टीचर्स चुनते हैं। और फिर बचे हुए आखिरी 1/12 कौन चुनता है, ग्रेजुएट्स चुनते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। और कौन कौन से स्टेट्स हैं जिन पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यूपी में है, बिहार में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, 6 में है। पहले 7 में था, इसमें जम्मू कश्मीर में भी था, लेकिन जैसे जम्मू कश्मीर का बाइफरिकेशन किया गया, आर्टिकल 370 हटाया गया, उसके बाद वहां का लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश कर दिया गया था। तो इनमें कौन है जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोगों को नहीं चुनता, वो इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं चुनते हैं, बाकी सब चुनते हैं। फिर द स्प्लिट सिस्टम इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, ये किससे रिलेटेड है, ये डिवीजन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, इससे रिलेटेड है स्प्लिट सिस्टम, ठीक है। तो कुछ नहीं है, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन से रिलेटेड है ये स्प्लिट सिस्टम, सो वेरी इंपॉर्टेंट, याद करना है इसको। फिर क्वेश्चन नंबर 51 कि विद रेफरेंस टू द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग, फाइनेंस कमीशन स्टैट्यूटरी बॉडी है, नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन से आर्टिकल 280 के तहत, जो कि इसमें दिया हुआ है, फर्स्ट कलर 280 दिया हुआ है आर्टिकल। फिर क्या है, रिकमेंडेशन मेड बाय द फाइनेंस कमीशन आर ओनली बिल्कुल एडवाइजरी होते हैं, बट क्योंकि बहुत काबिल लोग जो है इसमें बैठते हैं, तो जनरली 80 to 90% इनकी डिमांड को मान लिया जाता है, ठीक है। हालांकि एडवाइजरी है, कोई मैंडेट नहीं है, मानना ही मानना है, लेकिन मान लिया जाता है। पहला फाइनेंस कमीशन कब स्टैब्लिश हुआ था, पहला 1950 में नहीं हुआ था, पहला फाइनेंस कमीशन 1951 में हुआ था, किसकी अध्यक्षता में, केसी नियोगी की अध्यक्षता में, ठीक। ये इंपॉर्टेंट याद करना है, तो 2 and 3 इंपॉर्टेंट करेक्ट है इसका, सो 2 and 3 इज द आंसर। करेक्ट पूछा था ना, हाँ करेक्ट में 2 and 3। देन क्वेश्चन 52, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन। भाई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बोलूंगा मैं, 15th फाइनेंस कमीशन को हेड किसने किया था, एनके सिंह ने हेड किया था, ठीक है। और इसमें कौन कौन है, इसमें अशोक कुमार लहरी हैं, रमेश चंद्र हैं, अजय नारायण झा हैं, सुदीप्तो मुंडले नहीं है, ठीक। और एक किसी पेपर में देखा था मैंने कि 15th फाइनेंस कमीशन के सेक्रेटरी का भी पूछा हुआ था, तो सेक्रेटरी भी याद कर सकते हैं, सेक्रेटरी कौन है, अरविंद मेहता, ठीक है। इसी के साथ 16th फाइनेंस कमीशन का भी देख लेते हैं, क्योंकि वो भी बन चुका है। तो 16th फाइनेंस कमीशन को हेड कौन कर रहा है, अरविंद पनगड़िया, ठीक है। और इसके सेक्रेटरी कौन है, इसके सेक्रेटरी हैं ऋत्विक रंजनम पांडे, ठीक। सो ये भी याद करना है, सेक्रेटरी भी पूछ सकता है, सेक्रेटरी भी इंपॉर्टेंट है। देन क्वेश्चन नंबर 53, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। पहले नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के पार्ट होते कौन कौन है वो देखते हैं पहले।
ठीक है। एक तो होता है पीएम, फिर यूनियन के कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, फिर सीएम ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूटीज, ठीक है, उसके अलावा मेंबर्स ऑफ नीति आयोग। ये जो होते हैं मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो इनमें से सेक्रेटरी ऑफ नीति आयोग बिल्कुल होंगे क्योंकि मेंबर हैं ये, ठीक है। प्लानिंग कमीशन वगैरह तो नहीं है, इसको हटा सकते हैं। फिर वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग होंगे। चेयरमैन ऑफ फिनांस कमीशन नहीं, ये नहीं होते हैं। तो मोर देन वन ऑफ द इसका आंसर होगा। फिर इन विच ईयर वॉज द रेलवे बजट मर्ज्ड विद जनरल बजट? अच्छा, पहले याद होगा कि रेलवे बजट अलग आता था, और ये अलग कब हुआ था? 1924 से ये प्रक्रिया चल रही थी, अलग रेलवे बजट प्रेजेंट किया जाता था। 2016 में इसको मर्ज कर दिया गया। फिर व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इन 2019? इसका एक्ट, इसका क्या था, पर्पस क्या था? कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए कुछ स्पेशल माइनॉरिटीज को सिटीजनशिप राइट देने के लिए, ठीक है। जिसमें जो है हिंदूज, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, ठीक है। ज्यूज नहीं थे, वो याद रखना है। हिंदू थे, क्रिश्चियन थे, सिख थे, बुद्धिस्ट और जैन्स, ठीक है। ज्यूज इसके पार्ट नहीं थे, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ज्यू नहीं थे इसके पार्ट। फिर क्वेश्चन 56, विच यूनियन टेरिटरी फॉर्म्ड आफ्टर डिवीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट डज नॉट हैव अ लेजिस्लेचर ऑफ इट्स ओन? लद्दाख के पास लेजिस्लेचर नहीं है अपना, जम्मू कश्मीर के पास है। फिर इंडियन इकोनॉमी पे आते हैं। इंडियन इकोनॉमी ये इन द रिसेंट यूनियन बजट पुराना डेटा है, इसको याद नहीं रखना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन 58 क्या बोल रहा है? फिजिकल डेफिसिट के बारे में पूछा उस समय का, लेकिन 2025-26 का याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। कितना है? 4.4%। फिर क्वेश्चन 59, बेस्ट इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज प्रोवाइडेड बाय? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेस्ट इंडेक्स पर कैपिटा इनकम से पता करते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ इन द पर कैपिटा रियल इनकम फ्रॉम ईयर टू ईयर, ये सबसे बेस्ट इंडेक्स है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नापने का। फिर क्वेश्चन 60 देखते हैं कि सेकंड फेज ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण टू बी इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग विच टाइम? ये 2020-21 से लेकर 24-25 तक था, ठीक है। ब्लर दिख रहा है क्या? ठीक है, कोई नहीं, चल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मैच लिस्ट वन लिस्ट टू करेक्ट आंसर। सरकारी कमीशन सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए है, ठीक है, तो ए का 3। रंगराजन कमेटी किसके लिए थी? रंगराजन कमेटी जो है वो पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए है। पारेख कमेटी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए। नरसिम्हन कमेटी बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए, ठीक। और सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के लिए कुछ और कमिटीज थी, जैसे राजमन्नार कमेटी, फिर पुंछी कमेटी। और आजादी से पहले 1927 में बटलर कमीशन बनाया गया था। किसके लिए? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, बटलर, UTTLER, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके बीच के रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए 1927 में बटलर कमीशन बनाया गया था। फिर एक किरीट पारेख कमेटी बनाई गई थी गैस प्राइसिंग के लिए। किरीट पारेख कमेटी 68 में पूछा हुआ है ये, गैस प्राइसिंग के लिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर क्या होगा? ए का 3। ए का 3 किसमें किसमें? सी में है। और बी का 1, ठीक है, सी का 2, ठीक, ठीक है, 4। फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट्स। अच्छा, इसमें कौन है जो राइस प्रोड्यूसिंग है? अभी फिलहाल जो है राइस प्रोड्यूसिंग में तेलंगाना टॉप पे आ गया है, ठीक है। उसके बाद जो है यूपी है, देन वेस्ट बंगाल है। तो ये लेटेस्ट डेटा याद रख सकते हैं, 2023-24 का डेटा ये, ठीक। फिर क्वेश्चन जनरल साइंस में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर फाइंड हिज इमेज लार्जर देन हिमसेल्फ। अच्छा, लार्जर जब इमेज बनानी होती है तो वो कनकेव मिरर में बनाते हैं, ठीक है। प्लेन मिरर में सेम, कन्वेक्स में स्मॉल। इसलिए देखा होगा कि जो रियर व्यू मिरर इमेजेस होते हैं, रियर व्यू इमेज मिरर होता है वो कन्वेक्स जो है मिरर उससे बनता है। क्यों? क्योंकि कम एरिया में ज्यादा बड़ा जो है एरिया, कम मिरर, मिरर साइज में ज्यादा बड़ा एरिया दिखना होता है कोई पीछे का, ताकि चलाते समय रोड पे ट्रैफिक का आइडिया लगे। तो कन्वेक्स जो है वो चीजों को स्मॉल कर देता है, कनकेव जो बड़ा कर देता है, प्लेन जो है सेम साइज का रखता है। फिर अ फैन प्रोड्यूसेस फीलिंग ऑफ कंफर्ट ड्यूरिंग द हॉट वेदर बिकॉज, क्यों करता है? क्योंकि जो पसीना हमारी बॉडी से निकल रहा होता है उसको वेपराइज कर देता है। वेपराइज करने से क्या होता है कि जो हीट होता है ना, वो छूटता है, वो हीट निकल जाता है, उससे ठंडा ठंडा फील होता है। तो आवर पर्सपिरेशन
इवेपोरेट्स रैपिडली। पर्सपिरेशन क्या होता है? ये जो पसीना होता है उसको बोलते हैं, पसीने के प्रोसेस को बोलते हैं प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग, उसको बोलते हैं पर्सपिरेशन। तो ये भी याद कर सकते हैं, एक नया टर्म याद कर दिए, पर्सपिरेशन ऑफ, पर्सपिरेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग को। फिर क्वेश्चन नंबर 65, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इन क्लियर आई इज ड्यू टू, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किस लिए? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है, ठीक है, इसको याद रखना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक। फिर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हो गया। फिर उसके बाद हाइड्रोजन बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब में क्या होता है? अनकंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन फ्यूज होकर हीलियम बनता है, देन आगे और होता है, तो फ्यूजन रिएक्शन होता है। ठीक। और सन में भी यही यही प्रोसेस चल रहा है, फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है। और जो नॉर्मल एटम बम होता है जिसमें यूरेनियम पड़ता है, उसमें फिजन रिएक्शन होता है। फिर फूड गेट्स कुक्ड फास्टर इन प्रेशर कुकर बिकॉज, अच्छा, जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, वो एक स्टैंडर्ड प्रेशर पर होता है जो 1 बार का प्रेशर होता है। लेकिन जैसे उसका प्रेशर अगर बढ़ा दिया जाए तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर इंक्रीज हो जाएगा तो वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा तो खाना जल्दी पक जाएगा। तो इसलिए जैसे ही ये रहा, हाँ, वाटर स्टार्ट बॉइलिंग एट हाई टेम्परेचर ड्यू टू हाई प्रेशर। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है कि हाई टेम्परेचर पर जाके जो है बॉईल होगा, यानी उसको बॉईल करने के लिए ज्यादा वो लगेगा, एनर्जी लगेगी, ज्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, ज्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा तो जो है खाना जो है जल्दी पक जाएगा। 68 क्या है? इफ डोर्स ऑफ अ रेफ्रिजरेटर आर लेफ्ट ओपन फॉर फ्यू आवर्स देन द रूम विल, अच्छा, ये एक ऑगी एंड द कॉकरोचेस नाम से एक कार्टून आता था। उसमें क्या था, एक बार एक एपिसोड में दिखाया था कि ऑगी ने अपना जो है फ्रिज खोल के छोड़ दिया, पूरी धरती पर आइस एज आ गया, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होगा। कि फ्रिज काम किस पे करता है? फ्रिज काम करता है कि जो कंडेंसर है उसका, वो पहले गर्मी बाहर छोड़ता है और अंदर की गर्मी बाहर छोड़ता है और अंदर जो है ठंडा ठंडा बना के रखता है। लेकिन जैसे उसका फ्रिज का ओपन कर देंगे, ठीक है, तो उसमें गर्मी की मात्रा ज्यादा आने लगी, कंडेंसर जो है ज्यादा काम करना पड़ेगा कंडेंसर को, और वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, तो टेम्परेचर जो है ना वो इंक्रीज होगा। हालांकि सेम प्रोसेस जो है वो एसी में भी होता है, लेकिन एसी में क्या होता है कि जो कंडेंसर है रूम के बाहर है, तो गर्मी जो है रूम के बाहर छोड़ता है वो, तो अंदर जो है वो ठंडा बना रहता है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट याद रखना कि रेफ्रिजरेटर अगर खोल दोगे तो रूम का टेम्परेचर जो है इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा, ठंडा नहीं होगा वो। फिर अ पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग ऑन अ बीकर कंटेनिंग वाटर अप टू इट्स ब्रीम, द व्हेन होल ऑफ द आइस मेल्ट, जब होल, तो जब पूरा आइस पिघल जाएगा तो वाटर लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको जितना जगह लेना था ऑलरेडी उतना जगह लेके ही उसमें तैर रहा था। फिर क्वेश्चन 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए होता है, एमीटर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट नापता है, पोटेंशियोमीटर जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नापता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर जो है वो क्या नापता है? गैल्वेनोमीटर को चेंज कर सकते हैं, एक वो करंट भी नाप सकता है, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस भी नाप सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस नापने के लिए ओम, ओम होता है, वो ओमीटर, ओमीटर कहते हैं उसको, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस नहीं नापता है। फिर क्वेश्चन नंबर 71, इफ अ फेदर, a rubber ball and wooden ball are falling freely simultaneously from same height in vacuum, अगर वैक्यूम में है, ठीक है, अगर एयर के प्रेशर में है, एयर रेजिस्टेंस उनको मिल रहा है, तो जो सबसे भारी होगा, जो सबसे कम एरिया ले रहा होगा, ठीक है, वो जल्दी गिरेगा। लेकिन जो अगर उसमें है, वैक्यूम के अंदर है, तो वैक्यूम के अंदर जो है जी सब पे बराबर लगेगा, ये फॉर्मूला, ठीक है। कि इसमें जो है जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जिस पर्टिकुलर चीज को फेंका जा रहा है उसका वेट शामिल नहीं है, सिर्फ कैपिटल जी यानी ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मास, मास ऑफ द प्लेनेट और रेडियस ऑफ द प्लेनेट, ठीक है, ये शामिल है। तो ये किसी भी तरह से उसके मास पे डिपेंडेंट नहीं है, ना उसके मास पे डिपेंडेंट है ना उसके एरिया पे डिपेंडेंट है जी का फॉर्मूला। इसलिए सारे तीनों जो है वो ग्राउंड पे एक साथ गिरेंगे, ऑल थ्री विल रीच एट द ग्राउंड टुगेदर। फिर क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं। When a soap film on the waters is seen in the daytime, it shows beautiful colors, ठीक है। ब्यूटीफुल किसकी वजह से होता है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से जो है तारे टिमटिमाते हैं, वो तो देख लिया हमने पीछे। फिर क्वेश्चन नंबर 73 क्या है? इसमें से कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है? एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। सॉरी, वन सेकेंड, अच्छा, न्यूट्रॉन की वजह से जो है वो तो नहीं होता है, न्यूट्रॉन की वजह से, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वजह से ही न्यूट्रल होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के बाहर होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है, ठीक है, तो ये तो गलत है।
फिर देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज एंड हैव नेग्लिजिबल मास, बिल्कुल ये भी ये ठीक है, सॉरी गलत नहीं, ये ठीक है। फिर एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम ऑफ एलिमेंट, ये भी ठीक है। फिर आइसोटोप्स आर यूजफुल एज न्यूक्लियर फ्यूल इन द मेडिकल फील्ड एंड कार्बन डेटिंग, ये भी बिल्कुल ठीक है। C14 कार्बन का कार्बन डेटिंग करके जो है वो निकाला जाता है, इसकी एज निकाली जाती है किसी भी चीज की। ठीक है, तो ये तीनों ठीक है, गलत क्या है, ए है। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। सो कॉटन इज सुटेबल फॉर यूज एज क्लोथिंग इन समर बिकॉज इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, ये ठीक है। पॉलीकार्बोनेट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सीडीज, ठीक है, ये भी ठीक है। फिर एक्राइलिक, एक्राइलिक क्या होता है, एक्राइलिक को बोलते हैं, यहाँ लिखते हैं सिंथेटिक वूल बोलते हैं, ठीक। लेकिन इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है आर्टिफिशियल सिल्क, नहीं आर्टिफिशियल सिल्क किसको बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं रेयन को, ठीक है, तो यही गलत है। फिर टेफलॉन इज यूज फॉर कोटिंग नॉन स्टिक किचनवेयर, बिल्कुल टेफलॉन करते हैं। फिर क्वेश्चन 75, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रेफाइट एंड डायमंड इज करेक्ट। सो ग्रेफाइट और कार्बन जो डायमंड दोनों कार्बन से बने होते हैं, ठीक है, तो उनका क्या है कि केमिकल रिएक्शन सेम होगा, ठीक। हार्डनेस सेम तो नहीं है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी अलग अलग है, कंडक्टिविटी भी अलग अलग है, जैसे ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है लेकिन डायमंड नहीं करेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अच्छा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में हालांकि सारे होते हैं, मीथेन भी होता है थोड़ा बहुत, थोड़ा इथेन भी होता है, बुटेन भी होता है, लेकिन मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, बुटेन होता है एलपीजी गैस में, सिलेंडर में, ठीक। और एलपीजी गैस में जो महक आती है वो किससे आती है, इथाइल मरकैप्टन से आती है, वो एडिशनल ऐड किया जाता है ताकि अगर कुछ लीक हो रहा है ना तो लीक का पता लग जाए, क्योंकि बुटेन की अपनी कोई महक नहीं होती है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है याद करना। द मास नंबर ऑफ अ न्यूक्लियस इज, मास क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, वो द मास सम ऑफ, यही है सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द सीमेंट। मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द सीमेंट क्या होता है, नाम से लगता होगा जिप्सम, लेकिन जिप्सम मेन इंग्रेडिएंट नहीं है, जिप्सम पड़ता है उसमें लेकिन मेन इंग्रेडिएंट जो है लाइम स्टोन है, ठीक है। फिर आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट डिफर्स इन, अच्छा दो इंपॉर्टेंट चीज होती हैं, एक होता है आइसोटोप, एक होता है आइसोबार। आइसोटोप में क्या होता है कि एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर वो सेम रहता है, ठीक है, सेम रहेगा, लेकिन मास जो है वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि डिफर क्या होगा, मास नंबर डिफर डिफर होगा। फिर एक होता है आइसोबार, आइसोबार में क्या होता है कि मास जो है वो सेम रहता है, नंबर जो है डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। इसे कई सारे एग्जाम्पल हैं, और इसमें मास, ये आइसोटोप में तो सबसे बड़ा हाइड्रोजन का एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसमें ड्यूट्रियम होता है, ट्रिटियम होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 बोलता है द टेम्परेचर पॉइंट एट विच सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस स्टेट में स्टे टुगेदर, उसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। वाटर के लिए होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, वाटर के लिए ट्रिपल पॉइंट। और वाटर सबसे ज्यादा डेंस किस टेम्परेचर पे होता है, वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम वो होता है बॉक्साइट। कैल्साइट किसका होता है, कैल्शियम के लिए होता है, ठीक है। कैलामाइन किसके लिए होता है, जिंक के लिए होता है। और गलेना किसके लिए होता है, लेड के लिए होता है, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। और मरकरी का जो ओर है, एक मरकरी का ओर और बता देते हैं यहाँ पे, मरकरी का ओर उसको बोलते हैं सीना बार, ठीक है। ये जरूर पूछ सकता है, रिपीट कर सकता है, पूछ भी सकता है डायरेक्टली। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन हैज पीएच वैल्यू मोर देन 7। अच्छा 7 पे जो है न्यूट्रल सोल्यूशन होता है, 7 से कम पे एसिडिक, 7 से ज्यादा पे क्या कहते हैं उसको, बेसिक सोल्यूशन कहते हैं। पीएच की खोज किसने करी थी, ये इंपॉर्टेंट है, वो थे डॉक्टर सोरेन सोरेनसन, ठीक है, डॉक्टर सोरेन सोरेनसन। फिर वाटर पासिस फ्रॉम द सॉइल इनटू द रूट्स बाय अ फिजिकल प्रोसेस, उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। ट्रांसपिरेशन से क्या होता है, रूट से जो है स्टेम में जाता है, ऊपर जाता है, उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। फिर इन द नाइट टाइम इट इज एडवाइज नॉट टू स्लीप अंडर द ट्री बिकॉज, क्योंकि पेड़ों पे भूत आते हैं रात में, ठीक है, नहीं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, सांस लेते हैं रात में। दिन में जो है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन रात में जो है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सनलाइट वो कार्बन फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती, तो सांस लेते हैं वो और ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए रात में
उनके आसपास कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसलिए खासकर जो बरगद का पेड़ है उसके नीचे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो बड़ा होता है तो ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। फिर क्वेश्चन नंबर 85, स्टेम ऑफ अ प्लांट हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इट ऑल्सो हेल्प्स इन स्टोरिंग द फूड, शेपिंग द प्लांट, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, सब करता है, ठीक है। तो मोर देन वन ऑफ द अबव। इन ट्रांसफ्यूशन ब्लड मस्ट बी कंपैटिबल नॉट ओनली द ब्लड टाइप बट ऑल्सो इन आर एच फैक्टर में होता है, ठीक है। अच्छा, आर एच फैक्टर से याद आया कि अभी कितने ब्लड ग्रुप हमको पता है, ए, बी, इनके प्लस माइनस ऑब्वियसली, फिर ए बी, ओ, उसके अलावा एक बॉम्बे ब्लड ग्रुप पता था, ठीक है। अभी एक और नया खोजा गया है, ये सी आर आई बी, ठीक है, अभी रिसेंट में खोजा गया है ये, इसी साल 2025 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, बहुत रेयर है, पहली बार खोजा गया है इसको, सी आर आई बी। फिर क्वेश्चन नंबर 87, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि, ठीक है। ब्रेन में होता है और पूरा कंट्रोल इसका जो है यही करता है, ठीक। बाकी कुछ और है तो ठीक है, पैनक्रियास, उससे क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग रेज वेव्स आर यूज टू नो द ग्रोथ ऑफ फ्यूटस इन द वोम। क्या बोलते हैं उसको, अल्ट्रासाउंड जो बोलते हैं ना, अल्ट्रासोनिक वेव्स। फिर क्वेश्चन नंबर 89, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होता है ब्लड का, ए बी होता है, ठीक है। वो यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर सकता है, और ओ क्या होता है, वो डोनर होता है, यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। ओ का खून कोई भी ले सकता है, ठीक है, और लेकिन ओ सबका खून नहीं ले सकता, ओ सिर्फ ओ का ले सकता है। फिर निमोनिया, निमोनिया क्या होता है, निमोनिया जो है लंग की डिजीज है, ठीक। फिर 91, इंसेक्टिवोरस प्लांट ग्रो इन सॉइल डेफिशिएंट इन, ठीक है, वो नाइट्रोजन से डेफिशिएंट में ग्रो होते हैं, इसलिए जो नाइट्रोजन या बाकी चीजों की जो न्यूट्रिएंट्स है वो कहाँ से पूर्ति करते हैं, वो कीड़ों को खा के पूर्ति करते हैं उसकी। फिर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन यूजुअली बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ, ये बैक्टीरिया करता है, और उसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बायो रेमेडिएशन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर। फिर इसी के साथ साइंस खत्म होता है, फिर आते हैं हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ बिहार पर। क्वेश्चन नंबर 93, हु हैड अटेन्ड एनलाइटमेंट इन द बोध गया। बोध गया में किसने किया था, गौतम बुद्ध ने किया था, और उस समय बोध गया का नाम क्या था, उरुवेला, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर सकते हैं, उरुवेला, ठीक है। ये कहाँ है, फाल्गु नदी के किनारे है, जिसको नीलांजना भी बोलते हैं, नीलांजना या निरंजना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, फाल्गु नदी, और उसका पुराना नाम क्या था, उरुवेला, ठीक है। और जो एनलाइटनमेंट है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, निर्वाण प्राप्त करना। और जैनिज्म में निर्वाण का मतलब मृत्यु होता है, जैनिज्म में ज्ञान को क्या बोला गया है, कैवल्य बोला गया है। फिर वेर इज शेरशाह टॉम लोकेटेड, सासाराम में है, ठीक। पावापुरी में क्या, पावापुरी में जो है महावीर जैन का जो है देहांत हुआ था, यहाँ इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था, उनमें मृत्यु को निर्वाण बोलते हैं, ठीक है। और गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुई थी उसको क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण, वो कहाँ हुआ था, कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। फिर 95, हु स्टैब्लिश्ड अ ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति इन पटना इन 1913 एडी। कौन थे, सचिंद्र नाथ सान्याल, इन्होंने किया था। और सचिंद्र नाथ सान्याल से रिलेटेड एक और दो इंपॉर्टेंट फैक्ट और है कि 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया था, और साथ में एक किताब लिखी थी, बंदी जीवन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, बंदी जीवन किसकी है, सचिंद्र नाथ सान्याल की। फिर क्वेश्चन नंबर 96, हु हैड फॉर्म द बिहार सोशलिस्ट पार्टी 19 नहीं 1913 में नहीं हुआ था, पहली बार 1931 में हुआ था ये, ठीक है। और इसको बनाया था इन्होंने फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है, जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा। फिर क्वेश्चन नंबर 97, वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, कुंवर सिंह, वाज रिलेटेड टू, ये जगदीशपुर आरा के जो है वो थे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं की इनके एक भाई थे अमर सिंह, ठीक है। इनकी मरने के बाद जो है अमर सिंह ने लड़ाई जारी रखी थी, और बाद में ये भी वीरगति को प्राप्त हुए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 98, ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट हु अमंग द फॉलोइंग एस्केप्ड फ्रॉम द हजारीबाग जेल, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है जो री एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा था, लेकिन उसमें ये पूछा था कि ये किस त्योहार पे जो है गए थे, निकले थे जेल से,
मतलब भागे थे, स्केप किए थे, वो किए थे दीपावली पे, दिवाली के समय, ठीक है। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। फिर हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ गया सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1922? अच्छा, बिहार में जो है दो सेशन हुए हैं, एक 1922 में जिसमें चितरंजन दास ने प्रिसाइड किया था, एक हुआ था 1912 में। कहाँ हुआ था? बांकीपुर में। उसको किसने प्रिसाइड किया था? आर एन मधोलकर। हालांकि चितरंजन दास तो 1921 में भी बनने वाले थे, लेकिन 1921 में जेल में थे, इसलिए उसमें उस साल जो है हाकिम अजमल खान को बनाया गया था। तो 1921 में कौन थे? हाकिम अजमल खान। गांधी जी एक ही बार बने हैं, 1924 में, बेलागावी में, ठीक है। और मौलाना अबुल कलाम आजाद 1923 में बने हैं, और ये 1923 में बनने वाले यंगेस्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे उस समय। फिर क्वेश्चन नंबर ज्योग्राफी ऑफ बिहार पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, द कंबशन ऑफ अंडरग्राउंड कोल अकर्स इन द स्टेट ऑफ, ये ये झारखंड में एक जगह है झरिया, ठीक है। वहां पे ये यहाँ वहां पे ये होता है, और ये पिछले 100 साल से जो है एज इट इज वो आग आग लगी हुई है, अभी तक बुझा नहीं पाए हैं। सो ठीक है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर 101, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज माइका डिपॉजिट? माइका डिपॉजिट सिर्फ एक जगह है, कहाँ पे? गया में है। रोहतास किसके लिए जाना जाता है? लाइम स्टोन के लिए जाना जाता है, ठीक है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों को याद करना है। फिर कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर सोन एंड गंगा, ये कहाँ पे? पटना में आके सोन जो है गंगा से मिलती है पटना में, ठीक। फिर रिवर दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? ये होती हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू से, ठीक। और एक नगाड़ी नाम की जगह है, सुवर्ण रेखा वहां से निकलती है, नगाड़ी विलेज, ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट। नगाड़ी कहाँ है? ये रांची के पास में है, सुवर्ण रेखा। इस पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, तो इसको भी याद रखना है, ठीक है, नगाड़ी विलेज। फिर विच इज द फर्स्ट रामसर साइट इन बिहार? कौन सी थी? कंवर लेक कहाँ है? बेगूसराय में। और अभी हाल ही में दो नए रामसर साइट्स बनाए गए हैं, कहाँ पे? बिहार में। क्या है? नागी बर्ड सेंचुरी और नकटी बर्ड सेंचुरी। कहाँ पे? दोनों जो है जमुई में है, ठीक। दोनों याद करना है। फिर ब्रह्मोइनी हिल कहाँ है भाई? गया में है ये, ठीक। फिर 106, विच एग्रोक्लाइमेटिक रीजन ऑफ बिहार हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट? अच्छा, एग्रोक्लाइमेटिक जोन का मैं मैप दिखाता हूँ, तब ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो ये बिहार का एग्रोक्लाइमेटिक जोन है, जिसमें देख सकते हैं कि जोन 1 जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट पड़ेगा, जोन 2 जो है क्या पड़ेगा? वो नॉर्थ, हाँ नॉर्थ ईस्ट पार्ट पड़ेगा। फिर जोन 3 जो पड़ेगा वो क्या पड़ेगा? साउथ वेस्ट। और जोन 4 जो पड़ेगा साउथ ईस्ट पड़ेगा। तो नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट दोनों में ही जो है 12-12 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, किसमें हो जाएगा? दोनों में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट दोनों में ही जो है 12-12 है, तो इसका आंसर मोर देन वन ऑफ द अबव होना चाहिए, एज पर मी। इसने आयोग ने इसका आंसर नॉर्थ वेस्ट दिया था, तो देख सकते हैं। फिर व्हाट इज द मोस्ट फेमस फीचर ऑफ द चिड़िया चिड़िया लोकेटेड इन द वेस्ट? चिड़िया जो है आयरन और माइनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। नाम से चिड़ैया लग रहा है, चिड़िया जो है वो गांव की तरफ, हमारे गांव की तरफ भी जो चिड़िया को चिड़ैया बोलते हैं। लेकिन वेस्ट सिंहभूम में जो चिड़िया रीजन है वो आयरन ओर के माइनिंग के लिए फेमस है। फिर पॉलिटी ऑफ बिहार देखते हैं। 108, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल कन्वीन्ड? वो 1913 में हुआ था, क्यों? क्योंकि 1912 में बिहार जो है वो बंगाल से अलग हुआ था, ठीक है। और उस समय का बिहार में क्या था? बिहार, झारखंड, उड़ीसा। और उस बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था? 1936 में अलग हुआ था, ठीक। और झारखंड कब अलग हुआ है? झारखंड जो है वो सन 2000 में अलग हुआ है, ठीक। कब? 15 नवंबर को। 15 नवंबर को क्यों? 15 नवंबर को जो है बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है, और जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 109, हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द एससी कैंडिडेट्स इन द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली? एससी कैंडिडेट के लिए टोटल, अच्छा, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीटें हैं? 243 सीट्स हैं, ठीक। और रिजर्व कितनी है एससी के लिए? 38 है। और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए कितनी है? वो है 2 सीट्स, ठीक। और बिहार के में लोकसभा कितनी सीटें हैं? 40 सीटें हैं बिहार की लोकसभा की, ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इन विच ईयर वाज द 50% रिजर्वेशन टू द वुमेन इन पंचायत बॉडीज प्रोवाइडेड इन बिहार? कब किया गया था? 2006 में किया गया था।
और बिहार 2006-7 के आसपास बिहार पहला ऐसा राज्य बना जिसने जो इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश करने वाला राज्य बना है, बिहार। फर्स्ट इंडियन स्टेट टू पब्लिश इकोनॉमिक सर्वे, इट्स ओन इकोनॉमिक सर्वे, वो कौन सा था? बिहार था। फिर इन विच ईयर वाज द बिहार डिवाइडेड टू क्रिएट झारखंड? सन 2000 में, देखा हमने 15 नवंबर को। फिर इकोनॉमी इकोनॉमी ऑफ बिहार में देखते हैं 112 में कि विच टाइप ऑफ बैंक्स इज प्रपोज टू बी स्टैब्लिश्ड फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट? वो कृषि यंत्र बैंक है, पुराना हो चुका है, इसको याद करना है तो ठीक है, नहीं तो पूछने के चांसेस कम ही है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, 2019 में बिहार का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स था वो 0.536 था, लेकिन ये पुराना डेटा हो गया, इसको भी याद नहीं रखना है। 2021-22 में फिजिकल डेफिसिट कितना था? नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है। फिर अंडर डिजिटल बिहार प्रोग्राम विच स्टूडेंट विल रिसीव कंप्यूटर एजुकेशन ट्रेनिंग फ्रॉम 2021 टू 2022 ऑनवर्ड्स? ठीक है, वो कौन कौन सा है? सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ। ठीक है, सिक्स क्लास के बच्चे, सेवन्थ, एट्थ। ठीक है, तो इसका आंसर मोर देन वन ऑफ द अबव। देन 15th फिनांस कमीशन के अनुसार, अच्छा, 15th फिनांस कमीशन के अनुसार जो स्टेट्स का डिविजिबल पूल का शेयर होगा वो कितना होगा? 41% होगा। इसमें बिहार को कितना मिलेगा उस 41% का? 4.12%। मतलब इस 41% से 4.12 का मतलब ये नहीं कि बाकी बचा 36 पॉइंट जो 888, वो नहीं, 41, 41 का 4.12%। ठीक, मतलब इसको निकालने के लिए ये मैथ लगेगी, अपॉन 100 इंटू 41, ये चीज, ये वाली मैथ लगेगी। फिर करंट अफेयर्स में ज्यादा कुछ वो पुराना डेटा सब हो चुका है, करंट अफेयर वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं बता देता हूँ। जैसे एक इंपॉर्टेंट है बेयर नेसेसिटी इंडेक्स। ठीक है, बेयर नेसेसिटी इंडेक्स क्या है कि ये इकोनॉमिक सर्वे हैज कम अप विद द बेयर नेसेसिटी इंडेक्स एट रूरल एंड अर्बन लेवल। ठीक है, ये होता क्या है? हैज बीन क्रिएटेड फॉर ऑल स्टेट्स फॉर 2018 ओनली, नहीं, 2012 और 2018 दोनों के लिए बनाया गया है ये। ठीक है, सो ये गलत है। फिर बीएनआई में 26 इंडिकेटर हैं, बिल्कुल 26 इंडिकेटर हैं, और इसमें टोटल 5 डायमेंशन हैं। ठीक है, तो ये पूछ सकता है दोबारा, क्योंकि ये एक स्टैटिक का भी पार्ट हो सकता है। तो इसका आंसर है 1 एंड 3 ओनली। ठीक। फिर ये नॉट इम्पॉर्टेंट, स्पुतनिक किसने बनाया था? भाई रशिया ने बनाया था, लेकिन इंपॉर्टेंट ये जो बाइडेन जो 46 प्रेसिडेंट थे, अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 47th बने हैं। ठीक। फिर ये देखते हैं 2021 में फॉरन वो कौन था? वो तो कैंसिल हो गया 2021 में, पहली बात। दूसरी बात, अभी लेटेस्ट 2025 में कौन था? वो थे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे, कौन? प्रबोवो सुबियांतो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 2025 में कौन था? फिर ये पुराना डेटा है, सेंसस 2011 के अनुसार किस, हाँ, ये पुराना डेटा तो है, लेकिन सेंसस अभी उसके बाद हुआ नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा वुमेन है, वो है गोपालगंज में। फिर रश्मि कुमारी, पुराना, नहीं इंपॉर्टेंट। डिजिटल अवार्ड, नहीं, पुराना, ये भी पुराना। फिर पुराना है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, कोविशील्ड, द कोविड वैक्सीन ऑफ इंडिया विच इज अप्रूव्ड बाय WHO इज मैन्युफैक्चर्ड बाय, इसको कौन कर रहा है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा है, कर रहा था मतलब। फिर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है वो ऑब्वियसली वो पार्लियामेंट बिल्डिंग जो बन रही थी उसके से रिलेटेड था। ये पुराना डेटा है, पुराना डेटा। गोल्ड गोल्ड मेडल किसमें जीता था? वो जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने जीता था। ये पुराना डेटा, नॉट इम्पोर्टेंट, पुराना डेटा। राफेल जेट जो है वो कौन है? दसॉ एविएशन। फिर गलवान वैली में क्लैशेस जो हैं वो ये जून 2020 में हुए थे, लेकिन ये भी पुराना डेटा हो गया। पेगासुस सॉफ्टवेयर ये है इसराइल का। ठीक है, ये है। तो इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट डेटा तो है नहीं। ठीक है, बाकी ये देखो, जियोडेसी इन साइंस वो किससे डील करता है? मेजरमेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो इसी के साथ ये पेपर भी हम लोगों ने खत्म कर लिया, 67th का जो ओरिजिनल एग्जाम हुआ था। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 66th का जो पेपर हुआ था। ठीक है, 66 का पेपर आई थिंक 27 दिसंबर, हाँ 27 दिसंबर और 2020 में हुआ था, राइट। ठीक है, 27 दिसंबर 2020 को हुआ था 66 का पेपर, तो उसको कवर करेंगे। इसी के साथ देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं, कितने सीरीज तक।
हालांकि अगर मैं ये बोलूंगा कि पिछले 10 से 15 साल का था, एटलीस्ट 15 साल तक का, और सन 2002 तक का, क्योंकि बीच में बहुत सारे पेपर एक साथ मिक्स कर दिए थे, कंबाइन करके किए थे इन्होंने। तो मेरे अनुसार 2002 तक का पेपर जो है इनफ होगा। तो देखते हैं कहाँ तक कवर कर पाते हैं। और अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा तो और पीछे का कवर करने की कोशिश करेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, फिलहाल जो है इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में 66 का जो बीपीएससी एग्जाम होता है उसको कवर करेंगे। साथ में आप बाकी जो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसको देख सकते हैं कहाँ से, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है पूरे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। फिर टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ में ब्लॉग का लिंक है उसको भी जाकर देख सकते हैं, कि ब्लॉग पे रोज कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में आता है, तो उसको जो है वहां पे अपडेट किया जाता है, सारे इंपॉर्टेंट डेटा फैक्ट्स, प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। तो उसको भी कवर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 66 बीपीएससी एग्जाम के साथ। तो टिल देन, थैंक यू।